Hello guys, welcome back to the channel. Today we are here with another subject of agriculture engineering, that is farm machinery, related to farm machinery, tractor and automotive engines. So first of all, in this video we will see sources of farm power and the classification of the tractors and CI engine. Okay, so let's start with the sources of farm power. There are different sources of farm power available in India which are classified as human power, animal power, mechanical power, electrical power and renewable power. आप सबको पता ही होगा कि जो सोर्स है फार्म पावर के, फार्म पे अपन को वर्क करने के लिए सबसे पहले अपन ह्यूमन बीइंग अपन वर्क कर सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू वर्क होता है, ठीक है, कैटल्स और बुलक्स और बफेलोस के थ्रू वर्क होता है। मैकेनिकल पावर आप सब जानते ही हैं, मोटर्स और सब के थ्रू जो इरिगेशन हो सकता है, तो मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर अब यूज़ होने लग गई है काफ़ी जगह, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिकल पावर से भी थ्रू, क्योंकि मोटर्स और ये सब चले ही किससे, कोई भी चीज़ में चले ही किससे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है पावर का। और रिन्यूएबल पावर, जो कि अब हम इनको एक चेंज लाना है और धीरे धीरे वो चेंज आ भी रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल पावर आप सब जानते हैं इको फ्रेंडली है और अपने पास एम्पल अमाउंट में, तो उसको सही से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दूसरे अपने पास कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज अपने पास लिमिटेड अमाउंट में, और एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो रिन्यूएबल पावर या फिर नॉन कन्वेंशनल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ह्यूमन पावर से स्टार्ट करते। तो ह्यूमन पावर क्या है? ह्यूमन बींग्स मेन सोर्स है पावर स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के लिए ह्यूमन बींग एक मेन सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। दे आर स्टेशनरी वर्क भी कर लेते हैं ह्यूमन बींग, थ्रेशिंग, विनोविंग, चाफ कटिंग, ठीक है, लिफ्टिंग, इरीगेशन, वाटर। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो इरीगेशन के लिए अपने कोई सिस्टम नहीं कर लगाते हैं, जैसे स्प्रिंकलर हो गया या फरो हो गया या बेसिन हो गया या बॉर्डर इरिगेशन, ये सब यूज़ नहीं करते वो, ठीक है। वो कभी हाथ से, मतलब स्मॉल स्केल की बात हो रही, लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना ह्यूमन पावर बार बार आप कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना मतलब ह्यूमन्स इतना वो कैरी नहीं कर सकते वाटर। तो ये क्या है कि इजीली अवेलेबल है ह्यूमन पावर, ठीक है, लेकिन ये कॉस्टलीस्ट पावर है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फार्म पावर। क्योंकि डेली वेज लेबर आएगा तो उसका जो भी डेली वेज होगा वो आपको डेली वेज देना पड़ेगा उसको, और एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी पावर सोर्स यूज़ करेंगे तो ह्यूमन पावर बहुत कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। और एफिशिएंसी भी लो होती है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में अपन काम करा सकते हैं। यूँ नहीं है कि अपन जितना चाहे उसको बोले इतना काम कर ले, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो काम कर सकता है। यूँ नहीं है कि आप उसको बोलो आप 24 घंटे ही काम करा सकते हो, खुद आप 24 घंटे ही काम कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। और एफिशिएंसी भी लो होती है, वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, ठीक है। और वेदर कंडीशन से भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरा सोर्स है एनिमल पावर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फार्म पावर का ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बुलक्स एंड बफेलो हैपेंड विद द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनिमल पावर ऑन इंडियन फार्म, ठीक है। बुलक्स और बफेलो एक प्रिंसिपल सोर्स है एनिमल पावर के, ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये ऑल टाइप ऑफ वर्क, मतलब मोस्टली ऑल टाइप ऑफ वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और मैन्योर भी सप्लाई कर देता है फील्ड को, और फार्मर को फ्यूल भी, ठीक है, थ्रू काउ डंग एंड दैट। फिर लिव ऑन फार्म प्रोड्यूस, ये फार्म पे ही मोस्टली वही हैं, वही इनको रखते भी हैं, लेकिन ये एफिशिएंट इतना नहीं है, ठीक है। ये भी अफेक्ट होता है वेदर कंडीशन से, और एक ये भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और क्रिएट्स एन अनहेल्दी एंड डर्टी एटमोसफियर। अब आता है मैकेनिकल पावर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर है, ठीक है। और ये थ्रू ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है पावर का। उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। एक यही अगर वर्क अपन ह्यूमन पावर से या मैन से कराए, लेबर से कराए, तो वो अगर 10 दिन में काम पूरा करेगा तो ये एक दिन में कंप्लीट हो सकता है इससे, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। और ये कितना भी स्ट्रेच, मतलब कैन वर्क ऑन स्ट्रेच, हाँ माना कि वो कभी कभी ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर यूँ नहीं है,
कि आप इसको बोल दो कि अब नहीं करना है, तो वो यूँ आपको नहीं बोलेगा कि अब नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ये अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। और अफेक्ट नेचुरल कंडीशंस को अफेक्ट नहीं होती, लेस स्पेस एंड चीपर फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। बस इसका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हाई, फ्यूल भी कॉस्टली है, ठीक है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस नीड्स टेक्निकल नॉलेज। अब अगर आप कैपिटल मतलब एक ट्रैक्टर लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और एज़ कम्पेयर टू अगर आप एनिमल और ह्यूमन पावर से कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन पावर डेली वेज है, तो उसमें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको बुला सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तो आप नहीं बुला सकते हो, ठीक है। और एनिमल का भी इतना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और फ्यूल अगर आपको डेली इसको वर्क करवाना है, डेली मशीनरी चाहिएगी, तो फ्यूल तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। और ये मतलब ऑन एन एवरेज अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन इंडिया इज कंज्यूम फॉर फार्म वर्क। देख सकते हैं क्या अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए काम आएगी, फार्म पे आप सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले इरिगेशन के लिए, ठीक है। फिर डेयरी इंडस्ट्रीज़ जो है उनके लिए भी कभी काम आ सकती है, उनके लिए ऑब्वियसली काम आती है। लेकिन अभी अगर मेन अपन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी काम आ सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर चीप फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक है। एफिशिएंसी भी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है, ठीक है। और वेदर कंडीशन से अफेक्ट नहीं होती है मोस्टली, कभी कभी हो जाती है लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, लेकिन इसकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई है। अगर आपको इरिगेशन के लिए कुछ सेट करना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको कनेक्शन भी लेना है तो एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। ऑब्वियसली इसको कुछ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो उस पर बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है करंट का और इन सब का, ठीक है। अब लास्ट आता है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, आप सबको पता ही होगा कि इको फ्रेंडली सोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द एम्पल अमाउंट। सो अब रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड और जियोथर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अब सोलर एनर्जी आप सोच रहे होंगे सोलर एनर्जी क्या काम आएगी यहाँ पे, तो सोलर एनर्जी आपके कोई भी क्रॉप या जो आपका प्रोडक्ट है उसको अगर जैसे ड्राई करना है तो सोलर ड्रायर्स काम आ सकते हैं, ठीक है। सोलर कुकर्स अपन ले सकते हैं, सोलर रेफ्रिजरेशन ले सकते हैं, सोलर लाइटिंग ले सकते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। अब विंड एनर्जी भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आ सकती है जहाँ पर ओपन स्पेस हो और दूसरी बात अच्छी विंड चलती हो, कंटिन्यूस विंड चलती हो। बायोमास एनर्जी अपन ले सकते हैं जिससे गैसीफायर प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो काऊ डंग को डायरेक्टली ना बर्न करके बायोगैस बायोमास एनर्जी से करें तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स की, ठीक है। तो अब ट्रैक्टर्स जो है वो 3 बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑन टाइप ऑफ ड्राइव एंड थर्ड पर्पस, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं 2 टाइप के, राइडिंग टाइप ट्रैक्टर एंड वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, ठीक है। अब राइडिंग टाइप ट्रैक्टर में और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर दोनों ही नाम से ही क्लियर है। ट्रैक्टर्स इन विच ड्राइवर कैन सिट एंड ड्राइव और राइड इज नोन एज राइडिंग टाइप ट्रैक्टर, ठीक है, जो जनरल पर्पस ट्रैक्टर्स होते हैं फील्ड में। और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर द ट्रैक्टर्स विच द ऑपरेटर वॉक्स अलोंग, ठीक है, एग्जाम्पल गार्डन ट्रैक्टर। आप वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स। फिर जब बात आती है मेन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ड्राइव, अब ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स। In this type of tractors, instead of wheels, one track is fitted on the either side. The track is get drive from the sprocket run by a rear axle shaft and there is no steering gear fitted. The tractor is steered by the applying brakes to one side of the tractor with the other track moving. These are used for bulldozing और land clearing work. जो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें जो व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स वो आपने अगर आर्मी के टैंक देखे होंगे, है ना, तो वैसे वो रियल एक्सल शाफ्ट स्प्रॉकेट रन करता है, रियल एक्सल शाफ्ट के। उसमें कोई स्टीयरिंग गियर वेयर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको उसको मूव करना है अनदर साइड पे तो एक साइड पे आपको ब्रेक लगा दो और दूसरी साइड को आप दूसरी साइड से आप ड्राइव करो तो वो आपका ट्रैक्टर टर्न हो जाएगा। ये मेनली हैवी ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, और ये क्योंकि ये लैंड क्लियरिंग वर्क और बुलडोजिंग के काम आते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली काम आते हैं जब अगर आपका लैंड आपको क्लियर करना हो, ठीक है, लैंड क्लियरिंग वर्क के लिए।
फिर आते हैं व्हील टाइप ट्रैक्टर्स, जो अपने मोस्ट कॉमनली यूज ट्रैक्टर्स होते हैं. दे कैन रन फास्ट एंड व्हील टायर्स टू एब्सॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ फील्ड शॉक ऑल्सो. ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली ट्रैक्टर्स हैं और तेज चल सकते हैं. फिर आता है टू व्हील ट्रैक्टर्स. दीज ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल फार्म्स एंड आर कॉल्ड पावर टिलर्स. ठीक है, टू व्हील ट्रैक्टर्स, स्मॉल फार्म ट्रैक्टर्स आर कॉल्ड पावर टिलर. थ्री व्हील ट्रैक्टर्स, they are very popular 15-20 years back, but now its place has been taken by four wheel tractors. और फोर व्हील ट्रैक्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज ट्रैक्टर है अभी. ठीक है, फोर व्हील ट्रैक्टर जो अपन मोस्ट कॉमनली अभी फील्ड में यूज़ करते हैं. अब इसमें भी तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर फोर व्हील में स्मॉल ट्रैक्टर, मीडियम ट्रैक्टर एंड लार्ज ट्रैक्टर. स्मॉल ट्रैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 15 हॉर्स पावर टू 25 हॉर्स पावर. मीडियम ट्रैक्टर होते हैं 25 हॉर्स पावर टू 45 हॉर्स पावर. और जो मोर देन 45 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं लार्ज ट्रैक्टर. ठीक है, अब आते हैं अपन बेस्ड ऑन पर्पस. बेस्ड ऑन पर्पस पहला ट्रैक्टर है यूटिलिटी ट्रैक्टर. ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस ट्रैक्टर होते हैं और जो डिज़ाइन फॉर प्लाइंग या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. ठीक है, तो अब ये फ़िलहाल नॉट मैन्युफैक्चर्ड एट प्रेजेंट. फिर आते हैं ऑल पर्पस ट्रैक्टर, डिज़ाइंड इन अ वे to meet all demands for agriculture purpose such as plowing, harrowing, leveling, pulling, seed drill, operating, thresher, etc. ठीक है, फिर आते हैं ऑर्कर्ड टाइप ट्रैक्टर्स, यूज इन ऑर्कर्ड्स मेड हाई इन हाइट सो दैट ऑपरेशंस ऑन ट्री कैन बी परफॉर्म. ऑर्कर्ड टाइप ट्रैक्टर्स में मेनली जो ट्रीज के ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. फिर आते हैं गार्डन टाइप ट्रैक्टर्स, वेरी स्मॉल इन कंस्ट्रक्शन विद अ रेंज ऑफ 1 to 10 हॉर्स पावर. फिर आते हैं रोटरी टिलर्स, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स यूज्ड वेयर द फील्ड आर स्मॉल एंड इन हिली एरियाज. ठीक है, फील्ड स्मॉल हो और हिली एरियाज में यूज़ होते हैं. फिर अर्थ मूविंग ट्रैक्टर, दीज ट्रैक्टर्स आर हैवी इन वेट एंड आर स्ट्रांगली बिल्ट, अवेलेबल इन बोथ ट्रैक्ट एंड टायर टाइप. फिर आते हैं अपन इंटरनल कंबशन इंजन पे. तो इंटरनल कंबशन इंजन है वो कैसे क्लासीफाई होता है. एक तो थर्मोडाइनमिक साइकिल यूज्ड, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या डुअल साइकिल इंजन. ठीक है, फ्यूल यूज्ड, या तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या गैस इंजन. ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स फॉर कंप्लीशन ऑफ साइकिल, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन. टाइप्स ऑफ फ्यूल इग्निशन, स्पार्क इग्निशन या कंप्रेशन इग्निशन. नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन. पोजीशन ऑफ सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वी इंजन एंड रेडियल इंजन. ठीक है, और मेथड ऑफ कूलिंग इंजन, एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन. देखिए, तो आज अपन ने डिस्कस कर लिया सोर्सेज ऑफ फार्म पावर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स और ये इंजन. नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंजन एंड 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, और हो सका तो डिफरेंस भी. थैंक यू सो मच. इफ यू लव इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.